हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे एंड इसके अंतर्गत हम लोग दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल दैट इज़ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक को समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले की क्लास में हम लोग ने सेल्स को समझा था एंड सेलुलर थ्योरी को डिटेल्स में स्टडी किया था। तो स्ट्रेट वे हम लोग ये जाने कि व्हाट इज़ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। एक को कहते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक एंड दूसरे को यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है, प्रो का अर्थ होता है बिफोर एंड कैरियोन्स का अर्थ होता है कर्नल और न्यूक्लियस जिसे हम लोग कहते हैं। एंड इसके अंतर्गत बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी आता है, जबकि यूकैरियोट्स consist of all other plants and animals which and they come mostly under protists, animals and plants. Means prokaryotic is has a restricted distribution, and the cellular organization in such cases is relatively simple, but they have distinct physical separation and a specialized metabolic activity. But at the same time, they lack any membrane bound organelles. Means they have very simple structure. सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, एंड एज रिजल्ट they are considered as the simplest organisms. And of course, in the evolutionary sense, they are more primitive, but at the same time, they have very remarkable ability and can survive in any condition, any adverse environmental conditions. Whereas eukaryotic cell, यू का अर्थ होता है ट्रू एंड कैरियंस का न्यूक्लियस मीन्स ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस का अर्थ होता है कि व्हेन द न्यूक्लियस is surrounded by a membrane and other organelles are also membrane bound. So they such type of organisms actually have elaborate organization and they carry out specific functions, and the membrane barrier is responsible for isolating the metabolic activities from the rest of the cell. मीन्स इसमें जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो सराउंडेड बाय अ सेपरेट मेम्ब्रेन होता है। मीन्स इट इज़ अ हाउस विथ डिफरेंट चैम्बर, डिफरेंट रूम्स, जहाँ अलग अलग सारे फंक्शन के लिए ऑर्गेनल्स होते हैं और वो अपना काम करते हैं। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हम लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन को आज डिटेल्स में स्टडी करेंगे, लेकिन आज के दिन हम लोग केवल यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन और उसके अंतर्गत प्लांट सेल को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे एनिमल सेल में कुछ डिफरेंसेस होगा उससे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड यूकैरियोटिक सेल जैसा कि आप जानते होंगे कि दे आर रिलेटिवली लार्ज and these cells can be seen under microscope. We can see in our laboratory, and they are highly evolved. They have specialized organelles, a different bind nucleus जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल और क्रोमोसोम पाया जाता है, and their cytoplasmic matrix is also very organized, and the eukaryotes
may exist as free living units or as organized aggregates forming tissue system. ये फ्री लिविंग भी हो सकता है, यूनिसेलर के फॉर्म हो सकता है, मोर देन वन सेल भी हो सकता है, एंड ये ऑर्गेनाइज हो सकता है, टिश्यूज में हो सकता है आपस में मिलकर, या फिर टिश्यू सिस्टम में बन सकता है, एंड टिश्यू सिस्टम बाद में फिर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में भी हो सकता है और फ्री लिविंग भी पाया जाता है। जब ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है तो बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, बट द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक पैटर्न रिमेन द सेम। मीन्स जितना भी स्ट्रक्चर होता है टिश्यूज में हो वो सारा फॉर्म होता है, सेल से बनता है, एंड द बेसिक स्ट्रक्चर सभी ऑर्गेनिज्म में एक ही तरह का होता है। कुछ डिफरेंसेस, माइनर डिफरेंसेस होते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट सेल में होता है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड जैसा कि मैंने बताया कि वी कैन स्टडी द यूकैरियोटिक सेल बाय स्टडिंग द सेल्स ऑफ प्रोटिस्ट, जिसके अंतर्गत यूनिसेलुलर ऑर्गन्स आता है, जैसे अलगी आता है, प्रोटोजोन्स आता है, या फिर मेटाबोजोन जिसमें कि बिग प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं। जब हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल की चर्चा करते हैं तो देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को हम लोग यहाँ पर जान लें, क्योंकि आगे हम लोग प्लांट सेल को डिटेल्स में स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ पर पॉइंट वाइज आपको बताया गया है, presence of cell wall in plant cell. Yes, this is very important. All the cells of plant have cell wall, means surrounded by another structure or which is formed outside the plasma membrane. जबकि एनिमल्स में इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर लिमिटिंग लेयर इन एनिमल, इन केस ऑफ एनिमल। उसके बाद उसमें प्लास्टिड्स होता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम लोग बहुत कॉमनली जानते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट, 3 तरह के प्लास्टिड्स पाया जाता है। प्लांट सेल में इलेबोरेट वैक्यूल्स सिस्टम होता है। मैच्योर सेल में हम लोग देखेंगे कि एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है विच इज लैकिंग इन प्लांट सेल। लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रियोलर या सेंट्रियोलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस which we must know between plant and animal cells. अब हम लोग इसके सैलिएंट फीचर्स को समझेंगे। यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन का आज हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो सेल साइज, दिस इज वेरी मच वेरिएबल, बट अ फंक्शनल सेल मस्ट possess a minimum size to enclose all the organelles and macromolecules needed for cellular activity. इतना साइज तो ज़रूर होना चाहिए कि वो सारी एक्टिविटी, अपनी सारी फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैरी ऑन कर सके। और उसके अंतर्गत जैसा कि मैंने बताया कि डिफरेंट ऑर्गेनल्स होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है, तो सारे के लिए स्पेस चाहिए। तो मिनिमम साइज इतना होना चाहिए कि वो सारी एक्टिविटी अपनी कैरी आउट कर सके। जैसा कि हो सकता है आप लोग जानते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सबसे स्मॉलेस्ट सेल को माना जाता है, जिसमें माइकोप्लाज्मा होता है, जिसका साइज 0.1 से 1 माइक्रोमीटर होता है। बट इन यूकैरियोट्स द साइज ऑफ द सेल वेरी कंसिडरेबली, बट एवरेज ये माना गया है कि 10 से 10 to 100 माइक्रोमीटर वेरी करता है। यूजुअल वेरिएशन यही है, यूजुअल सेल साइज यही होता है। And the smallest free living eukaryotes known so far is Ostriococcus, Ostriococcus tauri। ये एक यूनिसेलुलर अलगा है and which belongs to Prasinophyceae फैमिली में के अंतर्गत में जिसको जो आता है। इसका सेल
ये माना गया अब तक, ये जानकारी अब तक है, ये स्मॉलेस्ट सेल होता है यूकैरियोट्स में, जिसका साइज 0.8 माइक्रोमीटर तक होता है। बट द लार्ज सेल के अगर हम लोग चर्चा करें तो डेफिनेटली है कि हम लोग शुरू से सुनते हैं कि ऑस्ट्रिच एग, एक जितना भी होता है वो एक से सिंगल सेल का बना होता है। तो ऑस्ट्रिच एग चूँकि सबसे बड़ा होता है इसलिए इसको लार्जेस्ट सेल कहा जाता है। इसका साइज लगभग 170 टू 135 170 135 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। तो इसे लार्जेस्ट सेल के रूप में देखा जाता है, ऑल्दो इट इज एन एनिमल सेल। उसी तरह एनिमल सेल नर्व सेल्स ये लॉन्गेस्ट सेल होता है। लार्जेस्ट सेल जहाँ ऑस्ट्रिच एग होता है, लॉन्गेस्ट सेल सबसे लंबी सेल नर्व सेल्स होती है, जो कि लगभग 1 मीटर के लगभग इसकी लंबाई होती है, एंड इट वेरीज बिटवीन 90 टू 100 सेंटीमीटर। लेकिन प्लांट्स में लॉन्गेस्ट सेल्स पाया गया है रेमी फाइबर, जिसे कि बोमेरिया निविया हम लोग कहते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 55 सेंटीमीटर तक होती है इस फाइबर की, सिंगल सेल की लंबाई। इसलिए सिंगल लॉन्गेस्ट सेल प्लांट्स में अब तक रेमी फाइबर को ही देखा गया है, जिसकी 55 सेंटीमीटर लंबाई होता है। यूनिसेलुलर अलगा की हम लोग बात करें तो एसिटाबुलेरिया में लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी सेल एक सिंगल सेल होती है। उसी तरह अनदर यूनिसेलुलर अलगा है कॉलरपा, जिसमें की लंबाई लगभग 6 टू 12 इंचेस मेजर की गई है। यस, यू कैन सी इट हियर, मेजर की गई है। तीसरा, सेल साइज इज क्वाइट वेरिएबल। एक सिंगल सेल कैन बी इतना बड़ा हो सकता है जिसमें कि स्मॉल बेबी हेड के कहते हैं कि जो ऑस्ट्रिच एग होता है वो इतना बड़ा भी हो सकता है, और एक स्मॉल बहुत छोटा भी हो सकता है। बट द विजुअल साइज, जैसा कि मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस इट वेरीज बिटवीन 10 टू 100 माइक्रोमीटर। नंबर, जैसा कि आप जानते हैं यूनिसेलुलर होता है तो एक सेल का बना होता है, जहाँ मल्टी सेलुलर होता है सो मेनी सेल्स बना होता है, एंड इन दैट केस नंबर इज नॉट कांस्टेंट। बट कुछ एग्जांपल है जहाँ पे नंबर कांस्टेंट होता है, जैसे कि पेंडोरेना जो कि ग्रीन अलगा है, इसमें नंबर जनरली 8 टू 32 वेरी करता है। तो बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नंबर इज नॉट फिक्स्ड, एंड ये कई एक सेल का बना होता है, मिलियंस ऑफ सेल्स का बना होता है समटाइम्स, एंड मोस्ट ऑफ द जहाँ पर ऑर्गन का डिफ्रेंसिएशन होता है वहाँ पर तो लाखों करोड़ों की संख्या में सेल्स होती हैं, तो सेल्स का नंबर वेरी करता रहता है। एंड यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर बहुत सारा अलगा है जो कि एक सेल का बना होता है, so number is not a constant feature in eukaryotes. Now the cell shape, it is also very much variable, and it depends upon the position of the tissue, position in the tissue. जिस टिश्यू में पाया जाता है उसी का शेप जनरली सेल ले लेता है। बट मोस्ट ऑफ द सेल्स टेंड टू बी आइसोडायमेट्रिक या स्फेरिकल शेप लेता है, जैसा कि मैंने बताया कि ये वेरिएबल होता है, एंड वेरिएशन इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन एंड विस्कोसिटी ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। बट प्लांट के केस में मोस्ट ऑफ द सेल्स हैव ए फिक्स्ड शेप। नाउ द सेल ऑर्गेनेल्स, सेल के अंदर जितना भी हम लोग पार्ट्स कहते हैं उन सबों को हम लोग ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यूकैरियोटिक सेल्स एडवांस होता है और उसके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स होता है। तो सभी ऑर्गेनेल्स की हम लोग बहुत ब्रीफली यहाँ पर चर्चा करेंगे। डिटेल्स स्टडी हम लोगों को बाद में पढ़नी है, आपके सिलेबस में है हर ऑर्गेनेल्स का अलग अलग स्टडी करना, तो बहुत ब्रीफ डिस्कशन में हम लोग यहाँ पर अभी करेंगे इसका सेल ऑर्गेन्स के बारे में, और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि सेल ऑर्गेन्स से एक्चुअली व्हाट आर देयर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, इसका डिटेल स्टडी हम लोग बाद में करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं यूकैरियोट्स न्यूक्लियस के आधार पर इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, प्रोकैरियोट्स एंड सेलुलर ऑर्गेनेल्स के आधार पर इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ है। तो देयर इज अ डिफरेंट न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, and it is enveloped by of course it is enveloped by nuclear membrane,
क्योंकि ये एक सेपरेट स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, ऑर्गेनाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम ऑर्गेनाइज होता है विद द हेल्प सराउंडेड बाय प्रोटीन के साथ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए, जिसे कि हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। उसके अतिरिक्त एंजाइम्स, लिपिड्स एंड बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इंक्लूड, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया होता है सभी सेल में, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, लाइसोसोम्स होता है, वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है मेनली प्लांट सेल। तो यूकैरियोट्स को अगर हम बेसिकली डिवाइड करें तो फोटोट्रॉफ जो कि प्लांट्स होता है एंड कीमोट्रॉफ जो कि एनिमल सेल होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग केवल प्लांट सेल की चर्चा करेंगे और उसके डिफरेंसेस विथ एनिमल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी इसको डिस्कस कर लेंगे जहाँ पर ज़रूरत होगी। तो हम लोग बेसिकली फोटोट्रॉफ्स या प्लांट सेल को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेल वॉल, यस इट इज़ अ थिक वॉल होता है जो कि सेल के चारों तरफ होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और द ग्राउंड सब्सटेंसेस पाया जाता है। दिस आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, इसको हम कह सकते हैं सेल की बाहर की बाउंड्री होती है। एंड ये प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम वेरियस ऑस्मोटिक स्ट्रेसेस, एंड दो सेल्स के बीच में जो सेपरेशन होता है ये वॉल का फॉर्मेशन करता है। और बट चैनलाइज होता है, अटैच होता है दूसरे सेल से विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा डेस्मेटा। यस यू कैन सी इट हियर। तो जहाँ पर सेल्स को सेपरेट करता है वहाँ पर ये कम्युनिकेशन चैनल भी फॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा डेस्मेटा। एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट भी कर सकता है, अटैच भी होता है, बट दे आर एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो सेपरेट। एंड इन प्लांट सेल जैसा कि मैंने बताया कि एक मेजर पार्ट जो होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, इट इज ऑक्युपाइड बाय वैक्यूल, एंड इसके चारों तरफ एक लेयर होता है जिसे कि हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके अंदर जो सेल सैप होता है, इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ सेल सैप, एंड इट सर्व्स एज प्लेस फॉर डिपॉजिटिंग द सेलुलर वेस्ट। ये सेल शेप को भी मेंटेन करता है क्योंकि बहुत बड़ा स्पेस ऑक्युपाई करता है सेल के अंदर। नाउ द सेकंड लेयर जो सेल वॉल के बाद होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, एंड दिस इज एक्चुअली द फिजियोलॉजिकल बैरियर। यस, सेल वॉल जो होता है फिजिकल बैरियर है, सेपरेट करता है सेल को, और ये है जो है फिजियोलॉजिकल बैरियर के रूप में काम करता है। एंड it regulates the movement of various substances in and out of the cell। और लेकिन ये जैसा कि जानता है कि नेचर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। मीन्स ये कुछ सब्सटेंस को अलाउ करता है सेल के अंदर और कुछ को रोकता है। जबकि सेल वॉल का नेचर जो होता है वो परमिएबल नेचर होता है। इट इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल बैरियर, एंड द फिजिकल बैरियर इन केस ऑफ प्लांट और इवन एनिमल में चारों तरफ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है, उसके बाहर कोई सेल वॉल नहीं होता है, तो वो आउटर लिमिटिंग लेयर भी है और एज वेल एज फिजियोलॉजिकल बैरियर भी है। लेकिन प्लांट के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेकंड लेयर होती है आफ्टर सेल वॉल, इट इज़ द फिजियोलॉजिकल बैरियर। उसके अंदर एक नेटवर्क होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो कि पूरे सेल्स में छाया रहता है, and it is a tubules whose lumen is connected with the वैक्यूलर सिस्टम, जो कि वैक्यूलर सिस्टम से जहाँ एक तरफ ये अटैच होता है, न्यूक्लियस से अटैच होता है, पूरा नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है। और इसके सरफेस पर राइबोसोम्स पाया जाता है। जब ये राइबोसोम अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पर, तो इसे उस केस में हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जानते हैं। एंड जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरफेस पर नहीं होता है तो इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे कहा जाता है।
लेकिन ये पूरे सेल में एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है, कम्युनिकेशन चैनल का फॉर्मेशन करता है. नाउ द सेकंड स्ट्रक्चर इज गोल्जी apparatus. इट इज ऑल्सो इंटरकाउंटिंग मेम्ब्रेन सिस्टम, जो कि सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ मिलकर काम करता है. और ये जो apparatus होता है, इट इज रिच इन फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड वेरियस एंजाइम्स, कैटोनाइड्स, फैटी एसिड, विटामिन सी, एक्सेट्रा से काफ़ी रिच ऑर्गेनल है ये. और ये भी एक इंटरकम्युनिटिक मेम्ब्रेन सिस्टम के रूप में सेल के अंदर काम करता है. नाउ द क्लोरोप्लास्ट. यस, क्लोरोप्लास्ट, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल. प्लांट में आप फंजाई भी आता है जिससे, लेकिन फंजाई को छोड़कर बाकी सारे प्लांट्स में, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट, जितना भी प्लांट सेल्स है सब में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, बिकॉज दे कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड इस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, विच हैज द कैपेबिलिटी टू हार्वेस्ट द सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी को ये ट्रांसफॉर्म करता है केमिकल एनर्जी में. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लांट्स. एट द ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से फूड का फॉर्मेशन करता है. एंड एट द सेम टाइम्स प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन. इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का भी प्रोडक्शन होता है, जिससे हम लोग कहते हैं कि प्लांट जो होता है ऑक्सीजन फैक्ट्री है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है. एंड मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी जो कि लिविंग बीइंग यूज करता है, इट कम्स फ्रॉम द प्लांट. द ओनली सोर्स इज प्लांट. ये कैपेबल होता है सोलर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, जिसे कि हम लोग फूड के फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं. दे आर मोस्टली लोकलाइज इन लीव्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड ऑफ कोर्स इन अलगी. जो जितना भी फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म है वो उन सभी में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. एंड दे आर कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग द फूड मटेरियल्स. माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी तरह के सेल्स पाया जाता है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो. माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, बिकॉज ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है. जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी होती है, एनर्जी जो पर प्रोड्यूस करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है. एंड एनर्जी कहाँ से आती है? बाय द डिग्रेडेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सबस्ट्रेट. उसको ऑक्सीडाइज करके जो उसके अंदर एनर्जी केमिकल फॉर्म होती है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया बाय द प्रोसेस ऑफ, जिसे हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं, उस प्रोसेस के माध्यम से एनर्जी सेल को प्रोवाइड करता है. एंड इट इज़ फाउंड, जैसा कि मैंने कहा कि सभी यूकैरियोटिक सेल होता है, प्लांट्स में, एनिमल सब में पाया जाता है, बट मे बी लॉस्ट इन लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्स. जो मैच्योर सेल होता है उसमें देखा गया कि रेड ब्लड सेल्स में या फ्लोएम सिव ट्यूब में जो मैच्योर सेल होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता है. बट इन ऑल द सेल्स, इन ऑल अदर सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है. ना तो राइबोसोम, जिसे हम लोग कहते हैं कि सेंटर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस जहाँ पे होता है, राइबोसोम्स होता है. राइबोसोम फ्री फॉर्म में होता है साइटोप्लाज्म में, या फिर दे आर अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या दूसरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से साथ भी अटैच होता है. एंड यूकैरियोट्स राइबोसोम हम लोग 80s टाइप का होता है, जो कि 2 सब यूनिट से बना होता है, 60s एंड 40s सब यूनिट से होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज डिफरेंट टाइप एंड इट इज़ 70s टाइप. इसके अलावा बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिल्स भी होते हैं एंड इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि लाइसोसोम्स होता है. ये कॉमनली फाउंड पाया जाता है एनिमल सेल्स में, बट ये प्लांट सेल्स में भी इसे देखा गया है. प्लांट सेल में भी ये पाया जाता है कुछ प्लांट सेल में. एंड दे कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स फॉर डाइजेशन, एंड दे ऑल्सो हैव ऑटोलिसिस कैपेसिटी. एंड इसके अंतर्गत क्या होता है कि अपने ही सेल ऑर्गेन्स को डाइजेस्ट करता है. जब पैथोलॉजिकल, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ पैथोलॉजिकल या आपको डिजीज़ हो जाती है, तो अपने ही सेल ऑर्गेन्स को ये डाइजेस्ट कर सकता है, और उसका एज ए रिजल्ट ऑफ विच द सेल डाइज. एंड इसे सो बिकॉज ऑफ दिस फीचर इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोसाइटल बैग. तो लाइसोसोम को सोसाइटल बैग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अपने ही सेल ऑर्गेनिजम्स को ये डाइजेस्ट करता है, ख़त्म कर देता है.
एंड माइक्रो बॉडीज सेल्स के अंदर पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसोम्स। और इसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स होता है विच हेल्प इन टू कैरी आउट इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जैसे कि फोटो रिस्पिरेशन हुआ प्लांट्स में होता है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, एंड पेरोक्सिसोम्स पर्टिकुलरली इन्वॉल्व होता है इन न्यूट्रलाइजिंग द पेरोक्सीडेज एक्टिविटी सेल के अंदर होता रहता है। तो इस तरह से हम लोग ने ये देखा कि सेल ऑर्गेनेल्स जिसमें कि बहुत सारे स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स होता है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है, एट द सेम टाइम्स कुछ स्मॉलर ऑर्गेनेल्स होता है, बट दे ऑल हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स टू प्ले इन द सेल। इसके अतिरिक्त बहुत सारे मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेज भी सेल के अंदर होते हैं, जिसे कि हम लोग रिजर्व फूड मटेरियल, सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स या एक्सक्रेटरी मटेरियल्स के नाम से जानते हैं। रिजर्व फूड में कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं, एंड सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स में जैसे कि हम लोग एंजाइम्स एंड बहुत सारे कलरिंग सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता रहता है। उसी तरह एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट अल्कोलाइड्स के फॉर्म में एसेंशियल ऑयल्स, लैटेक्स, रिजेंस, टैनिन्स वगैरह होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है प्लांट्स का, ये सब होता है। तो ये इन एडिशन टू सेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स सेल के अंदर जो होता है साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस भी होते हैं, जो कि फॉर्मेशन विद इन द सेल उसका होता है। बाद में ये सेल से बाहर निकलते हैं, जिससे कि यूटिलाइज भी किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ फॉर डिफरेंट पर्पसेज। हम लोग एक स्ट्रक्चर भी देख लें, डिस्कशन तो कर लिया सारे सेल्स ऑर्गेनल्स और सेल्स के बारे में, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें। ये टिपिकल प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। यू कैन सी द सेल वॉल, हम लोग डिस्कस किया कि आउटर लिमिटिंग लेयर है सेल का इन केस ऑफ प्लांट ओनली। सेकंड लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में बताया गया कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है एंड फ्लो ऑफ मटेरियल्स जो होता है ये सिलेक्ट करके आप सेल्स के अंदर इन एंड आउट करता है। उसके बाद रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, पूरा नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है सेल के अंदर। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बिकॉज इसके ऊपर किसी तरह कोई राइबोसोम का डिपोजिशन नहीं है, राइबोसोम नहीं है। यह सेंट्रल वेहिकल, जैसे कि बताया कि प्लांट सेल का इंपॉर्टेंट फीचर है कि एक बहुत बड़ा वेहिकल सेंटर में पाया जाता है, जो कि मैच्योर सेल में पाया जाता है। पूरा मेजर स्पेस जो होता है वो प्लांट सेल का वो वेहिकल से ऑक्यूपाई करता है। क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर है प्लांट्स का, प्लांट सेल में ओनली पाया जाता है। ये साइटोप्लाज्म है, जो कि प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल होता है वो सब साइटोप्लाज्म हम लोग कहते हैं, मैट्रिक्स ऑफ द सेल जिसे हम लोग कहते हैं। यह राइबोसोम है, फ्री फॉर्म है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और ये तो बनाया गया कि एडजेसेंट सेल, एक सेल का स्ट्रक्चर बना के उसके साथ साथ बहुत सारी सेल अटैच होती है, एडजेसेंट सेल है। गोल्जी apparatus को हम लोग डिस्कस, गोल्जी में आल्सो फॉर्म्स अ नेटवर्क इन द विद इन द सेल। नाउ दिस इज द न्यूक्लियस। यस, न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स होता है और चारों तरफ से सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। यहाँ पर यू कैन सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि पोरस स्ट्रक्चर होता है, वो चारों तरफ से सराउंडेड होता है। उसके बाद यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिखाया गया है, मीन्स एंडोप्लाज्मिक के ऊपर जब राइबोसोम पाया जाता है तो उसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक या ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये प्लाज्मोडेस्माटा है, जो कि कम्युनिकेशन का काम करता है एक सेल से दूसरे सेल को, एंड मिडिल लेमेंटा जो कि सीमेंटिंग मटेरियल है, एंड ये सीमेंट के रूप में जैसा कि हम लोग जोड़ता है सेल को, जोड़ने में मिडिल लेमेंटा होता है, कैल्शियम पैक्टेट का से ये बनता है और सीमेंटिंग मटेरियल के रूप में काम करता है। तो इस तरह से हम लोग देखा कि एक सेल में कितने तरह किस तरह का ऑर्गेनाइज होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स, और कैसे किस तरह ये कॉम्प्लिकेटेड एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब फंक्शन करता है तो एक यूनाइट होकर फंक्शन करता है। हर ऑर्गेनेल्स अपना अपना काम करता है। जहाँ एक तरफ क्लोरोप्लास्ट सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल करता है, तो वहीं पर से उस फूड से जो एनर्जी प्राप्त होती है, उस फूड को जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी रिलीज करता है, जिससे कि एनर्जी प्राप्त होती है सेल्स को या ऑर्गेनिज्म को। तो हर ऑर्गेनिज्म का स्पेशलाइज फंक्शन होता है विद इन द सेल्स, और ये एक फैक्ट्री के रूप में एक काम करता है और रेगुलरली ये काम करता रहता है, सो दैट द ऑर्गेनिज्म कैन गेट एनर्जी। एंड ऑल्सो ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये सर्वाइवल में या फिर इसमें सेल डिवीज़न की क्रिया भी लगातार होती रहती है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम्स
एक सेल से जब डिवीज़न होता है तो नेचुरल है कि सेल से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरह से ये एक रेगुलर वे में काम करता रहता है। ऑर्गेनाइज़ सेल जहाँ पे यूकेरियोट्स में होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़्म में होता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर सभी का एक समान होता है, एक तरह का होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलरली यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन का आज हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस की भी हम लोग चर्चा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।